Hello friends, this is Kulvinder Kaur. Welcome to my channel Right Step Investment and Tax Solution. आज हम बात करेंगे TDS को लेकर। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर मैं बात करूं, मेनली ये जो मैंने वीडियो बनाने के लिए सोचा है, जिसमें कि मैं आज डिस्कस करूंगी कि जो TDS है वो किन किन जगहों पर और कब कब कटता है। बट जो मेनली ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव है, उसके पीछे यही है कि जैसे आप सब लोगों को पता है, बेसिकली जो लोग स्क्रैप में डील करते हैं उनको तो पता है कि 10 अक्टूबर 2024 से GST में भी TDS इंट्रोड्यूस हो चुका है। जो लोग पर्टिकुलरली स्क्रैप में डील करते हैं और बड़ी बड़ी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको भी अब TDS डिपॉजिट कराना पड़ता है। और दूसरा जो TDS जो हम लोग आम जानते हैं, जो इनकम टैक्स के ऊपर TDS कटता है, लाइक उसमें बहुत सारी इनकम आ जाती हैं, लाइक सैलरी हो गई, प्रोफेशनल इनकम, रेंटल इनकम, कॉन्ट्रैक्टल इनकम। तो बहुत सारी डिफरेंट तरीके की इनकम होती है जिसके ऊपर TDS कटता है। बट ये जो मेनली मेरा टॉपिक है वो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए है कि क्योंकि इस चीज़ को लेकर ना लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि जो GST में TDS है और जो इनकम टैक्स में TDS है, तो उसमें डिफरेंस क्या है। कई लोग इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि जो GST में TDS है वो हमें वापस कब मिलेगा, और जो इनकम टैक्स का TDS है वो GST के TDS से डिफरेंट कैसे है। तो आज यही टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि बेसिकली जो GST में TDS इंट्रोड्यूस हुआ है 10 अक्टूबर 2024 से, और जो नॉर्मली इनकम टैक्स के ऊपर जो TDS कटता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को इसके लिए कंफ्यूज होते हुए देखा है, उनकी काफ़ी क्वेरीज भी आई कि मैम ये हम TDS हमारा कट तो गया, हमें वापस कब मिलेगा, हमारा जो इनकम टैक्स का TDS है वो हमें इनकम टैक्स के टाइम पे मिलता है, क्या ये भी हमें उसी टाइम मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, और इसके लिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से ये दोनों TDS डिफरेंट हैं, जो GST में TDS है और जो इनकम टैक्स में TDS है। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करूं कि किस इनकम के ऊपर TDS लगेगा या किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर TDS चार्ज किया जाएगा, तो सबसे पहले अगर मैं GST में बात करती हूँ, तो ये जो बेसिकली TDS है वो कटेगा स्क्रैप के ऊपर। अगर मैं स्क्रैप की बात करूँ तो इसमें बेसिकली आप ऐड करोगे मेटल स्क्रैप। मेटल स्क्रैप में आप आयरन स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप, हर तरह के स्क्रैप को आप इसमें इंक्लूड करोगे। और अगर मैं वही दूसरी साइड इनकम टैक्स में TDS की बात करूं, तो इसमें आपकी अलग अलग इनकम, जैसे सैलरी इनकम, कमीशन इनकम, और आपकी रेंटल इनकम और कॉन्ट्रैक्टर इनकम भी आपकी इसमें ऐड होगी। और अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरे डिफरेंस की बात करूं, तो वो है थ्रेशहोल्ड लिमिट। जो GST में TDS है उसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट है 2.5 लाख रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट में टैक्सेबल वैल्यू, मतलब टैक्सेबल वैल्यू का मतलब जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू है, उसके ऊपर अगर उसकी वैल्यू 2.5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर है, तो भी आपको उसके ऊपर GST में TDS काटना होगा और आगे जमा कराना होगा। इस केस में ये होगा कि अगर मान लीजिए कि एक पार्टी है जिसने स्क्रैप में डील करी और उसने एक दिन में 4 ट्रांजैक्शंस करी हैं, अगर उसकी वैल्यू 2.5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर होती है, तो एक ही दिन में उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को किया है, तो इसको भी हम उसी लिमिट में लेंगे, 2.5 लाख वाली लिमिट। अगर मान लीजिए कि 2.5 लाख की लिमिट, मान लीजिए 2 लाख का बिल कटा है प्लस 2 लाख प्लस टैक्स, तो हम 2 लाख को वैल्यू मान के उसके ऊपर TDS नहीं काटेंगे। और अगर मान लीजिए यही वैल्यू हमारी 2.5 लाख हो गई या उससे ऊपर चली गई, तो हमें उसके ऊपर TDS काटना है स्क्रैप
के ऊपर। और अगर मैं वही दूसरी साइड बात करूं इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में हर जिस तरह का भी इनकम है उसके ऊपर टीडीएस लगता है, तो उसकी हर किसी की अलग अलग थ्रेशहोल्ड लिमिट है। लाइक अगर मैं रेंट की बात करूं तो उसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट अलग है, कमीशन की बात करूं तो उसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट अलग है, और अगर मैं आपकी रेंट की बात करूं, कमीशन की बात करूं, सैलरी की बात करूं या कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, तो हर किसी की अलग अलग थ्रेशहोल्ड लिमिट्स डिसाइड की गई हैं। तो उसमें कोई एज सच प्रॉपर की हर सेम थ्रेशहोल्ड लिमिट सबके लिए नहीं है। तो हर किसी की थ्रेशहोल्ड लिमिट, हर इनकम की थ्रेशहोल्ड लिमिट डिफरेंट है। तीसरा पॉइंट, टैक्स रेट। अगर मैं टैक्स के रेट की बात करती हूँ तो जीएसटी में जो टीडीएस लगा है स्क्रैप के ऊपर, उसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज रखी गई है, वो है 2% आईजीएसटी। और अगर वो सेम स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में 1% और 1% अमाउंट पे टीडीएस लग जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ दूसरी साइड इनकम टैक्स में रेट की, तो टैक्स रेट उसमें डिफरेंट है। जैसे कि अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो प्रोफेशनल के ऊपर 10% है, रेंट में भी दो हैं 1% और 10%, कॉन्ट्रैक्टर में भी है 1% 2%, तो उनका भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। और कमीशन पे भी कहीं 2% है, कहीं 5% है। तो इसके लिए आपको अगर डिटेल में जाना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो ऑलरेडी मैंने टीडीएस के ऊपर बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है, जो डिफरेंस वाला पॉइंट है, वो है कि हमें इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा। अगर मैं जीएसटी में बात करती हूँ तो जीएसटी में हमें एक अलग से रजिस्ट्रेशन जीएसटी के टीडीएस में कराना पड़ेगा। जैसे हमारा नॉर्मल जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है, सेम वैसे ही हमने इसमें अपना जीएसटी में टीडीएस के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कराना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले ही लगते हैं और आपको एक प्रॉपर टीडीएस के लिए प्रॉपर जीएसटी नंबर अलॉट किया जाता है, जिसके ऊपर आप टीडीएस का जो भी रिटर्न है उसके ऊपर आप उस नंबर को लेकर फाइल कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ इनकम टैक्स में टीडीएस की, तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो भी टीडीएस काट रहा है उसको एक टैन फॉर्म भरना पड़ता है। जो टीडीएस काट रहा है उसको डिडक्टर ही बोलते हैं, तो वो एक टैन फॉर्म फिल करते हैं। तो उसको नॉर्मली जैसे हमारा इनकम टैक्स का फॉर्म होता है वैसे ही हमारा एक टैन फॉर्म होता है, तो वो टैन फॉर्म फिल करके हमने इनकम टैक्स के साइट पे या तो अपलोड करना होता है, या फिर हमारा दूसरा है कि हम जो हमारा ये फॉर्म फिल करके सबमिट कराते हैं हम उनको भी जाकर, और उसकी नॉमिनल सी एक फ़ीस होती है, आप उसको डिपॉजिट करा के जमा करा के आपका टैन नंबर आपकी मेल पे आपके पास आ जाता है। और इसके अलावा जो डिफरेंस है वो है कि इसका बेनिफिट कब मिलता है। अगर मैं जीएसटी में टीडीएस की बात करूं तो एक पर्सन को जो टीडीएस का बेनिफिट है वो हर महीने मिलता है। मान लीजिए कि एक पर्सन अपने कोई स्क्रैप में सेल करी, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर चली गई या 2.5 लाख हो गई, तो वो नॉर्मली उस वैल्यू के ऊपर टीडीएस, नेक्स्ट पर्सन का टीडीएस काट लेगा और वो पोर्टल पे जाकर डिपॉजिट करा देगा। अगर वहीं दूसरी साइड बात करते हैं तो कोई पर्सन अगर वो स्क्रैप में परचेज करता है तो वो टीडीएस में जीएसटी नंबर लेगा, और वो जो टीडीएस है जो उसने नेक्स्ट पार्टी का एट द टाइम ऑफ पेमेंट काटा होगा वो पोर्टल पे जाकर डिपॉजिट करा देगा। तो बेसिकली जो परचेज कर रहे हैं स्क्रैप में, उनको ये टीडीएस में जीएसटी में टीडीएस नंबर लेना मैंडेटरी है। बेसिकली उनका मेन मोटिव है कि जो गवर्नमेंट चाह रही है, उनका मेन मोटिव यही है कि जो बड़े बड़े डीलर स्क्रैप में डील करते हैं
उनसे अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो आप उस TDS को काट के गवर्नमेंट की साइट पे डिपॉज़िट कराओ। बट अगर मैं बात करती हूँ बेनिफिट की, तो बेनिफिट इसका हर महीने मिल सकता है। अगर मैं इसमें कहूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी का TDS काट लिया, मैंने परचेज़ की स्क्रैप में और मैंने TDS काटा और मैंने TDS नंबर के लिए अप्लाई कर दिया, और मैं वही TDS नंबर के थ्रू जिसका भी मैंने TDS काटा है उस कॉन्ट्रैक्टर की GST नंबर और अमाउंट और जितने ऊपर जितना TDS है, जैसे 2% मैंने आपको बताया, तो अगर डिफरेंट स्टेट है तो 2% IGST में डाल देंगे, GST नंबर डालते ही आ जाता है, और अगर सेम स्टेट में है तो GST नंबर डालते ही CGST और SGST में आ जाता है। तो 1% वैल्यू उसमें 1% वैल्यू उसमें डाल के मैं GSTR रिटर्न जाके फाइल कर दूंगी। तो उस केस में क्या होगा कि जिसका मैंने TDS काटा है वो अपना नॉर्मल GST पोर्टल खोलेगा, उसको वहाँ पे TDS रिटर्न की ऑप्शन में जाके रिटर्न को फाइल करना है, और उस सारी ऑप्शन को, उस सारे TDS को, अगर उसको लगता है कि हाँ प्रॉपरली मेरा TDS डिपॉजिट हुआ है नेक्स्ट पार्टी की तरफ से, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा और अपना जो भी TDS होगा उसको अपने कैश लेजर में इन्वॉल्व कर लेगा। वो जो सारा अमाउंट TDS इधर से मैंने काटा, तो वो जिसकी मैंने जहाँ से परचेज़ ली थी, वो नेक्स्ट पार्टी उसका बेनिफिट अपने लेजर में ले लेगी। इसी तरह से अगर मैंने सेल करी है तो मेरा भी नेक्स्ट पार्टी जिसने मेरे से परचेज़ करी होगी वो भी अपनी GST में TDS रिटर्न भरेगा और उसका बेनिफिट मेरे कैश लेजर में आ जाएगा, और उसको मैं नॉर्मली टैक्स को डिपॉजिट कराने में भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इसका मेन फ़ायदा ये है कि इसका हर महीने मंथली बेनिफिट मिल जाता है। आपको वेट नहीं करना कि नेक्स्ट ईयर तक या पूरे साल के बाद मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा या क्वार्टरली मुझे बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर मंथ रिटर्न जाएगी, हर मंथ जिसने सेल करी है, जिसने परचेज़ करी है, वो प्रॉपरली रिटर्न भरेगा और उसका क्रेडिट अपने कैश लेजर में लेगा, और उसका बेनिफिट वो रिटर्न के टाइम पे, GST रिटर्न भरने के टाइम पे ले सकता है। और अगर मान लीजिए कि उसका एक्सेस में TDS कट गया है और उसको अपने एक कैश लेजर से अमाउंट को दूसरे लेजर में, दूसरे GST नंबर पे वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है, जिससे वो अपना टैक्स भी पे कर सकता है। तो ये भी बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। और अगर मैं वही बात करती हूँ दूसरी साइड, इनकम टैक्स में जो TDS होता है उसका बेनिफिट ईयर के एंड में ही मिलता है, और जैसे जैसे मान लीजिए TDS कटता है उसकी प्रॉपर रिटर्न जाती है, और जैसे जैसे वो रिटर्न जाती है वो क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न होती है, और जिसने भी TDS काटा है वो प्रॉपरली जाके डिपॉजिट कराता है और उसके अपने टैन के ऊपर रिटर्न फाइल होती है। देन उसका बेनिफिट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब देखा जाए तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जिस पर्सन का TDS कटा है उसको उसका बेनिफिट मिलता है। अगर मान लीजिए कि मेरा किसी ने एज अ प्रोफेशनल कह लीजिए, उसने मेरा TDS काट लिया, तो मेरा TDS का मुझे जो बेनिफिट मिलेगा, जो मुझे अगर उसका वापस लेना है अपना TDS, तो मुझे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, और वो एट द ईयर एंड ही मेरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी। देन आई विल गॉट द बेनिफिट ऑफ दैट TDS। और अगर मैं मान लीजिए किसी ने सैलरी पे मेरा TDS काटा है तो भी सेम ही होगा कि मुझे ईयर के एंड में एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि अगर मेरा एक्सेस कट गया है तो वो मुझे एज अ रिफ़ंड मेरी अकाउंट में आफ्टर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न मुझे मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कि इसमें फॉर्म्स की बात करूँ, अगर मैं GST में TDS की बात करती हूँ तो उसके लिए एज सच कोई भी फॉर्म आपको इशू नहीं करना पड़ता। कोई भी आपको एज सच कोई वो नहीं है कि मुझे फॉर्म इशू करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्टी को। बट वही अगर इनकम टैक्स में बात करती हूँ तो प्रॉपरली आपकी क्वार्टरली रिटर्न जैसे जाएगी
तो उसमें आपको प्रॉपरली फॉर्म इशू करने पड़ेंगे। अगर सैलरी की बात करती हूँ तो वो ईयर एंड में सैलरी जैसे फाइल करते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी की रिटर्न, सॉरी टीडीएस रिटर्न इनकम टैक्स में, तो उसमें आपको फॉर्म 16A इशू करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को। अगर दूसरी बात करते हैं तो फॉर्म 16B इशू करना पड़ता है। और इसी तरह से अलग अलग फॉर्म्स हैं जो हमें टीडीएस इनकम टैक्स में हर पर्सन को क्वार्टरली बेसिस पे इशू करने पड़ते हैं। 7 GSTR 7 फाइल करने के बाद ही जो डिडक्ट किया हुआ टीडीएस है वो अगली पार्टी के अकाउंट में जीएसटी पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होगा, जिसका बेनिफिट वो नेक्स्ट पर्सन उठा सकता है। और अगर मैं वही बात करूं इनकम टैक्स में फॉर्म की, तो इसमें जो रिटर्न जाती है उसमें आपको सैलरी के लिए 24Q, 26Q, नॉन सैलरी के लिए, टीसीएस के लिए आपको 27Q, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स आपको क्वार्टरली बेसिस पे फिल करने पड़ते हैं। इसके अलावा है टैक्स डिपॉजिट टाइम लिमिट। अगर मैं इसमें बात करूं जीएसटी में, तो उसमें आपको जो टैक्स डिपॉजिट कराना होता है वो आने वाले नेक्स्ट मंथ में आपको 10 तारीख तक रिटर्न भरनी है और टैक्स भी डिपॉजिट कराना है। अगर मान लीजिए कि आपने मई में टीडीएस काटा है तो आपको मई का टीडीएस आपको जून की 10 तारीख से पहले डिपॉजिट भी कराना है और रिटर्न भी भरनी है। और वही अगर मैं इनकम टैक्स में बात करती हूँ तो आपको उसमें विदिन, जैसे आपने मई में टीडीएस काटा है, किसी भी डेट में काटा हो, तो आपको ऑनलाइन 7 तारीख तक टीडीएस नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक डिपॉजिट कराना है और रिटर्न आपको उसकी क्वार्टरली भरनी है। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने इस वीडियो में जो भी लोगों की क्वेरीज थी, जो भी उनके दिमाग में डाउट्स थे, तो वो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है और आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपकी इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में डालकर डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉपर पर्टिकुलरली किसी बीच में से किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है तो यू कैन आल्सो मेंशन इन द कमेंट। तो थैंक यू वेरी मच।